हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 पॉलिटी का चैप्टर 6 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 8 पॉलिटी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 6, कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, हाशियाकरण से निपटना। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 6 के पार्ट 1 को कवर किया था। उसमें हम लोगों ने इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा, लॉस फॉर द मार्जिनलाइज्ड के बारे में पढ़ा और प्रमोटिंग सोशल जस्टिस के बारे में पढ़ा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैप्टर 6 के पार्ट 1 के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहां से आप देख सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर 6 के पार्ट 2 को शुरू करेंगे। इसमें हम लोग प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासीज के बारे में पढ़ेंगे, फिर आदिवासीज डिमांड्स एंड द 1989 एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, द स्कर्च ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर लास्ट में कंक्लूजन देखेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासीज, दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा। इन एडिशन टू पॉलिसीज, आवर कंट्री also has specific laws that guard against the discrimination and exploitation of marginalized communities. पॉलिसीज के साथ साथ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को डिस्क्रिमिनेशन से, एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए स्पेसिफिक लॉज भी हैं। हाशियाई समुदायों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए नीतियों के अलावा हमारे देश में कई कानून भी बनाए गए हैं। लेट अस रीड द फॉलोइंग केस स्टडी adapted from a real life account to understand how Dalits use the protection that laws provide. आइए यहां एक सच्ची घटना पर आधारित इस केस स्टडी को पढ़कर जानें कि अपनी रक्षा के लिए दलित इन कानूनों का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। The villagers of Jakmalgur are gearing up for a big festival. Once in 5 years, the local deity is honored and priests from 20 neighboring villages come for this 5-day event. जकमालगुर गांव के निवासी एक बड़े फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं। ये त्योहार 5 साल में एक बार होता है और इसमें स्थानीय देवता की पूजा की जाती है। इस 5 दिन चलने वाले फेस्टिवल में पास के 20 गांव से पुजारी आते हैं। The ceremony begins with a member of the Dalit community washing the feet of all the priests and then bathing in the water used for this. इसमें सेरेमनी की शुरुआत होती है जब दलित कम्युनिटी के एक व्यक्ति पुजारियों के पैर धोता है और उसी पानी से नहाता है। इन जकमालगुर, द पर्सन who performed this task belonged to Ratnam's family. जकमालगुर गांव में जो व्यक्ति ये काम करता है वो रत्नम के परिवार को बिलोंग करते हैं। His father and grandfather had both performed the same task before him. रत्नम से पहले रत्नम के पिताजी और उसके दादा ये काम करते थे। Though they were never allowed to enter the temple, this ritual
was viewed as a great honor bestowed on them on this special occasion. रत्नम के परिवार को मंदिर में जाना अलाउड नहीं था, लेकिन इस रिचुअल को रत्नम के परिवार के लिए सम्मान के रूप में देखा जाता था। नाउ इट was Ratnam's turn. Ratnam was all of 20 years studying engineering in a nearby college. He refused to perform the ritual. रत्नम जब 20 साल का हुआ, तब वो पास के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने गया। जब रत्नम की बारी आई इस रिचुअल को परफॉर्म करने की, तो उसने मना कर दिया। He said that he had no faith in this practice and that his family members were forced to perform this ritual because they were Dalits. रत्नम ने कहा कि वो इस प्रैक्टिस में बिलीव नहीं करता है और उसके परिवार से ये सब इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि वे दलित हैं। Ratnam's refusal angered both the powerful castes in the village and some families from his own community. रत्नम के इनकार से न केवल गांव के पावरफुल कास्ट के लोग गुस्सा हुए, बल्कि उसके खुद की कम्युनिटी के कुछ परिवार उससे गुस्सा थे। The powerful castes were shocked that such a young boy had the guts to refuse. पावरफुल कास्ट के लोग शॉक्ड हो गए थे कि एक यंग लड़के में इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि वो उनकी बात मानने से इनकार कर रहा है। दे बिलीव्ड दैट इट was रत्नम्स एजुकेशन which allowed him to imagine that he could start comparing himself with them. पावरफुल कास्ट के लोगों को लगता था कि रत्नम में इतनी हिम्मत उसके एजुकेशन के वजह से आई है और वो खुद को उनके बराबर मानने लगा है। Those for Ratnam's own caste were fearful of angering the powerful. रत्नम के खुद के कास्ट के लोग ऊंची जाति के लोगों के गुस्से के कारण डरे हुए थे। Many worked on their fields as daily wage laborers. If the dominant castes decided to not call them, then what would they earn? How would they survive? रत्नम के खुद के कास्ट के बहुत सारे लोग ऊंची जाति के लोगों के खेतों में डेली वेज लेबरर थे। उनको लग रहा था कि अगर डोमिनेंट कास्ट के लोगों ने उनको काम पर बुलाना बंद कर दिया तो वे कमाएंगे क्या और सरवाइव कैसे करेंगे। दे ऑल्सो डिक्लेयर्ड दैट द wrath of the local deity would strike them if they refused to give in. Ratnam argued that given that not a single Dalit had ever entered the temple, how could the deity be angry with them? डोमिनेंट कास्ट के लोगों ने रत्नम की फैमिली से कहा कि अगर वे झुकेंगे नहीं तो स्थानीय देवता का अभिशाप उनको लगेगा। रत्नम ने उनसे आर्ग्यू किया कि किसी भी दलित मेंबर को कभी मंदिर में जाने नहीं दिया गया है, तो मंदिर के देवता उन पर गुस्सा क्यों करेंगे। द पावरफुल कास्ट्स डिसाइडेड टू टीच रत्नम अ लेसन. ऊंची जाति के लोगों ने रत्नम को सबक सिखाने की ठानी. His community was ordered to ostracize him and his family, and everyone was told that no one should speak or do any work for them or with them. डोमिनेंट कम्युनिटी के लोगों ने रत्नम के कम्युनिटी के लोगों को आदेश दिया कि वे रत्नम और उसके परिवार का बहिष्कार करें और उनसे बात न करें और किसी तरह का कोई संपर्क ना रखें. Ostracize. This means to exclude or banish an individual or a group. In the context of this chapter, it refers to a social boycott of an individual and his family. Ostracize यानी बहिष्कार का मतलब होता है किसी व्यक्ति
या समूहों को बाहर निकाल देना या फिर बैन कर देना। इस चैप्टर में इसका मतलब है किसी व्यक्ति या परिवार को सोशली बॉयकॉट करना। बहिष्कार, इसका मतलब किसी व्यक्ति या समूहों को बाहर निकाल देने या प्रतिबंधित कर देने से होता है। इस अध्याय में ये शब्द व्यक्ति और उसके परिवार के सामाजिक बहिष्कार के विषय में आया है। One night, some men entered their part of the village and set his hut on fire. He managed to escape with his mother. एक रात गांव में कुछ लोग घुसे और रत्नम की झोपड़ी में आग लगा दी। वो अपनी मां के साथ भागने में कामयाब हुआ। Ratnam then went to file a case in the local police station under the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989। रत्नम लोकल पुलिस स्टेशन गया और वहां जाकर उसने शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के अंडर में केस फाइल किया। Other Dalit families still did not come out in his support as they were scared that a similar fate might await them if they spoke out. दूसरे दलित कम्युनिटी के मेंबर्स रत्नम के सपोर्ट में आगे नहीं आए क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनके साथ भी ऐसा ही न हो। The case was picked up by the local media that led to many journalists visiting the village. रत्नम ने जो केस फाइल किया था उसने जोर पकड़ा और काफी लोकल मीडिया और जर्नलिस्ट्स उसके गांव में पहुंचे। Ratnam was written about as a symbol of Dalit action. The ritual was called off, but his family was forced to move out as they continued to be ostracized by the powerful castes in the village. रत्नम को दलित एक्शन के सिंबल के रूप में देखा गया। बाद में इस रिचुअल को खत्म कर दिया गया, लेकिन रत्नम को गांव छोड़ना पड़ा क्योंकि गांव की ऊंची जातियों ने उसका बहिष्कार कर दिया था। अब हम लोग द शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के बारे में पढ़ेंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। Ratnam sought the support of law, filing his complaint under the above act to protest against the domination and violence of the powerful castes in his village. रत्नम के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस किया जा रहा था डोमिनेंट कास्ट के लोगों के द्वारा, उसके खिलाफ रत्नम ने इस एक्ट के तहत कंप्लेंट फाइल किया था और कानून का सहारा लिया था। रत्नम ने अपने गांव में ऊंची जातियों द्वारा किए जा रहे भेदभाव और हिंसा का विरोध करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई और कानून का सहारा लिया। दिस एक्ट was framed in 1989 in response to demands made by Dalits and others that the government must take seriously the ill treatment and humiliation Dalits and tribal groups face in an everyday sense. दलित्स और ट्राइबल ग्रुप्स के साथ रोजमर्रा होने वाले ह्यूमिलिएशन और इल ट्रीटमेंट के खिलाफ दलित्स ने, ट्राइबल ग्रुप्स ने डिमांड किया था गवर्नमेंट से कि वे उनके लिए कुछ करे, तो गवर्नमेंट ने 1989 में इस एक्ट को फ्रेम किया था। ये कानून 1989 में दलितों तथा अन्य समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था। उस समय सरकार पर इस बात के लिए भारी दबाव पड़ रहा था कि वो दलितों और आदिवासियों के साथ
रोजमर्रा होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करे। While such treatment had persisted for a long time, it had acquired a violent character in the late 1970s and 1980s. दलित्स और आदिवासीज के साथ बुरा व्यवहार बहुत लंबे समय से हो रहा था, लेकिन 1970s के आखिर में और 1980s के समय इसने वायलेंट रूप ले लिया। यूं तो इस तरह का व्यवहार लंबे समय से चला आ रहा था, लेकिन 70 के दशक के आखिर और 80 के दशक के समय ये समस्या हिंसक रूप लेने लगी थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड, in parts of southern India, a number of assertive Dalit groups came into being and asserted their rights. They refused to perform their so-called caste duties and insisted on being treated equally. Like Ratnam, they refused to follow practices located in the humiliation and exploitation of Dalits. इस पीरियड में साउथ इंडिया में एजर्टिव दलित ग्रुप्स सामने आए जिन्होंने अपना हक मांगा और कास्ट ड्यूटीज परफॉर्म करने से मना कर दिया और इक्वलिटी डिमांड किया। कास्ट ड्यूटीज का मतलब है जैसे रत्नम के परिवार को पुजारियों के पैर धोने का रिचुअल फॉलो करना पड़ता था। बट इस पीरियड में बहुत सारे एजर्टिव दलित ग्रुप्स ने इन कास्ट ड्यूटीज को परफॉर्म करने से मना कर दिया। इस दौरान दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अपने हकों का दावा करने वाले बहुत सारे आग्रही दलित संगठन सामने आए और उन्होंने अपने हकों के लिए पुरजोर आवाज उठाई। वे तथाकथित जातीय दायित्वों का निर्वाह करने को तैयार नहीं थे और समानता का अधिकार चाहते थे। रत्नम की तरह उन्होंने भी दलितों का अपमान व शोषण करने वाली परंपराओं को मानने से इनकार कर दिया था। Assertive. An assertive person or group is one that can express themselves and their views strongly. Assertive यानी आग्रही उन व्यक्ति या समूहों को कहा जाता है जो अपने व्यूज को स्ट्रांगली रखते हैं। आग्रही जो व्यक्ति या समूह पुरजोर तरीके से अपनी बात रखता है उसे आग्रही कहा जाता है। This resulted in the more powerful castes unleashing violence against them. जब एजर्टिव दलित ग्रुप्स ने अपने अधिकारों की बात की, हक की बात की, तो ऊंची जातियों के लोगों ने खुलेआम दलित्स के साथ वायलेंस किया। इसकी वजह से ऊंची जातियों के लोग उनके साथ खुलेआम हिंसा पर उतारू हो गए थे। In order to indicate to the government that untouchability was still being practiced and in the most hideous manner, Dalit groups demanded new laws that would list the various sorts of violence against Dalits and prescribe stringent punishment for those who indulge in them. दलित ग्रुप्स ने गवर्नमेंट का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि अनटचेबिलिटी अभी भी प्रैक्टिस किया जा रहा है। उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड भी किया कि दलित्स के साथ होने वाले डिफरेंट तरह के वायलेंस की एक लिस्ट बनाई जाए और इस तरह के क्राइम को करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। सरकार को इस बात का एहसास कराने के लिए दलित संगठनों ने व्यापक अभियान चलाए कि छुआछूत अभी भी जारी है। उन्होंने इस बात के लिए दबाव बनाया कि नए कानूनों में दलितों के साथ होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा की सूची बनाई जाए और इस तरह के अपराध करने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया जाए। Likewise, throughout the 1970s and 1980s, Adivasi people successfully organized themselves and demanded equal rights and for their land and resources to be returned to them. 1970s से 1980s में आदिवासीज ने भी खुद को ऑर्गेनाइज किया
और इक्वल राइट्स की डिमांड की और मांग की कि उन्हें उनके लैंड और रिसोर्सेस वापस किए जाएं। इसी प्रकार 1970 और 1980 के दशकों में आदिवासियों ने भी खुद को बड़े पैमाने पर संगठित किया। उन्होंने न केवल बराबरी के लिए आवाज उठाई, बल्कि अपनी जमीन व संसाधनों को हासिल करने के लिए भी आंदोलन चलाए। They too had to face the anger of powerful social groups and were subject to a great deal of violence. उनको भी पावरफुल सोशल ग्रुप्स का गुस्सा झेलना पड़ा था और उनको भी वायलेंस फेस करना पड़ा था। इन आदिवासियों को भी ताकतवर सामाजिक गुटों का गुस्सा झेलना पड़ा और उनके साथ भी जमकर हिंसा हुई। This is why this act contains a very long list of crimes, some of which are too horrible even to contemplate. इस लॉ में दलित्स और आदिवासीज के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं उनकी लिस्ट है। इस वजह से ये लिस्ट काफी लंबी है और कुछ क्राइम्स तो बहुत ही ज्यादा हॉरिबल हैं। यही वजह है कि इस कानून में अपराधों की एक बहुत लंबी सूची दी गई है। इनमें से कई अपराध तो इतने भयानक हैं कि उनके बारे में सोचकर ही दिल दहल जाता है। The act does not only describe terrible crimes, but also lets people know what dreadful deeds human beings are capable of. इस एक्ट में सिर्फ क्राइम को ही डिस्क्राइब नहीं किया गया है, बल्कि इस एक्ट में एक इंसान कितना घिनौना काम कर सकता है उसको भी बताता है। इस कानून में न केवल भयानक अपराधों का उल्लेख किया गया है, बल्कि ये कानून इस बात की ओर इशारा भी करता है कि साधारण इंसान भी कितने जघन्य कृत्य कर सकते हैं। In this sense, laws such as these seek to both punish as well as influence the way we think and act. इस प्रकार इस तरह के कानून हमारे सोचने और काम करने के तरीके को प्रभावित करते हैं और दोषियों को सजा भी देते हैं। The Act distinguishes several levels of crimes. Firstly, it lists modes of humiliation that are both physically horrific and morally reprehensible, and seeks to punish those who force a member of a scheduled caste or a scheduled tribe to drink or eat any inedible or obnoxious substance, forcibly remove clothes from the person of a member of a scheduled caste or a scheduled tribe, or parades him or her naked or with painted face or body, or commits any similar act which is derogatory to human dignity. इस एक्ट में कई लेवल के क्राइम को डिस्कस किया गया है और उनके बीच के फर्क को भी बताया गया है। फर्स्ट, इस एक्ट में फिजिकली और मोरली जो ह्यूमिलिएशन किया जाता है उसका लिस्ट है और जो ये क्राइम करते हैं उनको पनिश भी किया जाता है। कुछ क्राइम को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जैसे पहला, किसी शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब के मेंबर को जबरदस्ती कुछ खराब चीज खिलाना या पिलाना। दूसरा, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के मेंबर्स को फोर्सफुली उनके कपड़े उतारना और जबरदस्ती उनके बॉडी को पेंट करना क्राइम है और इस तरीके का कोई भी डेरोगेटरी एक्ट जो ह्यूमिलिएट करता है इंसान को एक क्राइम है और जो ये सब करेगा उसे सजा मिलेगी। इस कानून में कई स्तर के अपराधों के बीच फर्क किया गया है। पहला, इसमें शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूपों की सूची दी गई है। इसका मकसद ऐसे लोगों को सजा दिलाना है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई अखाद्य अथवा गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश करते हैं। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को नंगा करते हैं या उसे नंगा घुमाते हैं
या उसके चेहरे अथवा देह पर रंग लगाते हैं या कोई और ऐसा कृत्य करते हैं जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। Morally reprehensible. This refers to an act that violates all norms of decency and dignity that a society believes in. It usually refers to a hideous and repugnant act that goes against all the values that a society has accepted. अगर कोई ऐसा क्राइम है जो समाज में व्याप्त डिसेंसी को, डिग्निटी को वायलेट करता है, तो उसे मोरली रिप्रेहेंसिबल यानी नैतिक रूप से निंदनीय कहेंगे। नैतिक रूप से निंदनीय ये ऐसे कृत्य होते हैं जो सभ्यता और प्रतिष्ठा के सारे कायदे कानूनों के खिलाफ होते हैं। इस शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर ऐसे घृणित और अपमानजनक कृत्यों के लिए किया जाता है जो समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों के खिलाफ होते हैं। Secondly, it lists action that disposes Dalits and Adivasis of their meager resource or which force them into performing slave labor. इस एक्ट में वो एक्शंस भी हैं जिनके द्वारा दलित्स और आदिवासी से उनके रिसोर्सेज, उनकी जमीनें जबरदस्ती छीन ली जाती हैं और उन्हें गुलामों की तरह काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस एक्ट में ऐसे क्राइम्स की भी लिस्ट बनी हुई है। दूसरा, इसमें ऐसे कृत्यों की सूची भी है जिनके जरिए दलितों और आदिवासियों को उनके साधारण संसाधनों से वंचित किया जाता है या उनसे गुलामों की तरह काम करवाया जाता है। 10. The act sets out to punish anyone who wrongfully occupies or cultivates any land owned by or allotted to a member of scheduled caste or a scheduled tribe or gets the land allotted to him transferred. अगर कोई व्यक्ति किसी शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब के मेंबर के जमीन को जबरदस्ती ट्रांसफर करवा लेता है अपने नाम पे या फिर उनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लेता है, तो इस एक्ट में ऐसे प्रावधान हैं कि ऐसे व्यक्तियों को पनिश किया जाएगा। फलस्वरूप इस कानून में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई या उसके स्वामित्व वाली जमीन पर कब्जा करता है या खेती करता है या उसे अपने नाम पर स्थानांतरित करवा लेता है, तो उसे सजा दी जाएगी। At another level, the act recognizes that crimes against Dalit and tribal women are of a specific kind and therefore seeks to penalize anyone who assaults or uses force on any women belonging to a scheduled caste or a scheduled tribe with intent to dishonor her. इस एक्ट में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार को भी रिकॉग्नाइज किया गया है और कोई व्यक्ति इन क्राइम्स को अगर करता है तो उसे पनिश किया जाएगा। एक और स्तर पर यह कानून इस बात को मान्यता देता है कि दलित एवं आदिवासी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध एक खास तरह के अपराध हैं। इसलिए ऐसे लोगों को दंडित करने की व्यवस्था की गई है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करते हैं या उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं। आदिवासी डिमांड्स एंड द 1989 एक्ट। आदिवासियों की मांगे और 1989 का अधिनियम। The 1989 Act is important for another reason. Adivasi activists refer to it to defend their right to occupy land that was traditionally theirs. 1989 का एक्ट एक और वजह से महत्वपूर्ण है। आदिवासी एक्टिविस्ट अपने ट्रेडिशनल लैंड पर ऑक्युपाई करने के लिए इस एक्ट का सहारा लेते हैं।
1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। As you read in the previous chapter, Adivasis are often unwilling to move from their land and are forcibly displaced. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि आदिवासी से उनकी जमीन जबरदस्ती छीन ली जाती थी और उन्हें डिस्प्लेस कर दिया जाता था। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था, अपनी जमीन छोड़ने और जबरन विस्थापन से आदिवासियों को भारी परेशानी होती है। Activists have asked that those who have forcibly encroached upon tribal lands should be punished under this law. Activists का कहना था कि जिन लोगों ने ट्राइबल लैंड पर जबरदस्ती इंक्रोचमेंट किया है, उन्हें इस कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन लोगों ने आदिवासियों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, उन्हें इस कानून के तहत सजा दी जानी चाहिए। They have also pointed to the fact that this act merely confirms what has already been promised to tribal people in the constitution, that land belonging to tribal people cannot be sold to or bought by non-tribal people. एक्टिविस्ट्स का कहना है कि ये एक्ट ट्राइबल पीपल को वही चीज प्रोवाइड करती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। ट्राइबल लैंड को नॉन ट्राइबल लोगों को नहीं बेचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये कानून भी जनजातीय समुदायों को केवल वही लाभ देता है जिनका संविधान में आश्वासन दिया गया था। उनका कहना है कि संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। In cases where this has happened, the Constitution guarantees the right of tribal people to repossess their land. अगर कहीं पे ऐसा हुआ है कि ट्राइबल लैंड को नॉन ट्राइबल पीपल ने जबरदस्ती छीन लिया है, तो संविधान ट्राइबल लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और उन्हें उनकी जमीन वापस दिलाने की बात करता है। जहां ऐसा हुआ है, वहां संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी जमीन वापस मिलनी चाहिए। सी के जानू, an Adivasi activist, has also pointed out that one of the violators of constitutional rights guaranteed to tribal people are governments in the various states of India. For it is they who allow non-tribal encroachers in the form of timber merchants, paper mills, etc., to exploit tribal land and to forcibly evict tribal people from their traditional forests in the process of declaring forests as reserve or as sanctuaries. सी के जानू एक आदिवासी एक्टिविस्ट हैं। इनका कहना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ट्राइबल पीपल को दिए गए हैं, इनको वायलेट करने में सबसे आगे अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है। ये स्टेट गवर्नमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट देती है टिम्बर मर्चेंट्स को, पेपर मिल्स को, फिर यही टिम्बर मर्चेंट्स, पेपर मिल्स ट्राइबल लैंड को एक्सप्लॉइट करते हैं, जबरदस्ती ट्राइबल पीपल को उनके ट्रेडिशनल फॉरेस्ट से बाहर निकाल देते हैं, और तो और ट्रेडिशनल फॉरेस्ट को रिजर्व और सैंक्चुअरी घोषित करके भी गवर्नमेंट ट्राइबल पीपल को उनके जंगलों से डिस्प्लेस कर रही है। आदिवासी कार्यकर्ता सी के जानू का आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं हैं। यही सरकारें हैं जो लकड़ी व्यापारी, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजातीय जमीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती है। इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करके भी
लोगों को वहां से बेदखल किया जा रहा है। She has also noted that in cases where tribals have already been evicted and cannot go back to their lands, they must be compensated. उन्होंने ये भी नोटिस किया कि ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें आदिवासी को पहले ही एविक्ट कर दिया गया है और अब वे वापस नहीं जा सकते, तो उन्हें कंपनसेशन मिलना चाहिए। सुश्री जानू का यह भी कहना है कि जो आदिवासी पहले ही बेदखल हो चुके हैं और जो अब वापस नहीं लौट सकते, उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। दैट इज, द गवर्नमेंट मस्ट ड्रॉ अप प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर देम टू लिव एंड वर्क एल्सवेयर। इसका मतलब है गवर्नमेंट को ऐसे स्कीम्स, पॉलिसीज बनानी चाहिए जिसके द्वारा नए जगहों पे वे ट्राइबल पीपल रह सके और काम कर सके। इसका मतलब यह है कि सरकार ऐसी योजनाएं बनाए जिनके सहारे वे नए स्थानों पर रह सके और काम कर सके। After all, governments spend large sums of money on building industrial or other projects on lands taken from tribals. So why should they be reluctant to spend even very modest amounts on rehabilitating the displaced? उनका कहना था, गवर्नमेंट जब ट्राइबल पीपल के लैंड पे इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा रही है, तो फिर गवर्नमेंट को इन ट्राइबल पीपल को कंपनसेशन देने में क्या प्रॉब्लम है? जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई जमीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजना के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है, तो इन विस्थापितों को पुनर्वास देने के लिए मामूली सा खर्चा करने में क्यों हिचकिचाती है? The central government passed the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act 2006। केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 पारित किया है। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। यह आपसे पूछा जा सकता है। वैसे तो यह बहुत पुराना है, बट एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। The introduction to the final act states that this act is meant to undo the historical injustices meted out to forest dwelling populations in not recognizing their rights to land and resources। इस एक्ट के इंट्रोडक्शन में कहा गया है कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स के पास उनके जमीन और रिसोर्सेस के ऊपर अधिकार नहीं थे और इस वजह से उनके साथ जो हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस हुआ है उसे दूर करने के लिए इस एक्ट को पास किया गया है। इस कानून की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह कानून जमीन और संसाधनों पर वन्य समुदायों के अधिकारों को मान्यता न देने के कारण उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है। This act recognizes their rights to homestead, cultivable and grazing land and to non-timber forest produce। ये एक्ट फॉरेस्ट ड्वेलर्स के राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है। उनके घर के आसपास के जमीन, कल्टीवेबल और ग्रेजिंग लैंड पर उनके अधिकारों को रिकॉग्नाइज करता है। वे शांति से वहां पे रह सकते हैं और वे टिम्बर का यूज नहीं कर सकते, बट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का यूज कर सकते हैं। इस कानून में वन्य समुदायों को घर के आसपास जमीन, खेती और चराई योग्य जमीन और गैर लकड़ी वन उत्पादों पर उनके अधिकार को मान्यता दी गई है। The Act also points out that the rights of forest dwellers includes conservation of forests and biodiversity। ये एक्ट ये भी बोलता है कि जहां पे फॉरेस्ट ड्वेलर्स रह रहे हैं वहां के बायोडाइवर्सिटी,
फॉरेस्ट को कंजर्व करना भी उनकी जिम्मेदारी है और ये उनके अधिकारों में आता है। इस कानून में यह भी कहा गया है कि वन एवं जैव विविधता संरक्षण भी वनवासियों के अधिकारों में आता है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है द स्कॉर्च ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, हाथ से मैला उठाने का कलंक। मैनुअल स्कैवेंजिंग refers to the practice of removing human and animal waste excreta using brooms, tin plates, and baskets from dry latrines and carrying it on the head to disposal grounds some distance away। जब ड्राई लैट्रिन से ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट को झाड़ू, टिन प्लेट्स और बास्केट्स का इस्तेमाल करके उठाया जाता है और दूर डिस्पोजल ग्राउंड्स में डिस्पोज किया जाता है तो इसे मैनुअल स्कैवेंजिंग कहते हैं। बहुत सारे लोग झाड़ू, टिन की टोकरियों के सहारे पशुओं, इंसानों के मल मूत्र को ठिकाने लगाते हैं। वे बिना पानी वाले सूखे शौचालयों से गंदगी उठाकर दूर के स्थानों पर फेंक कर आते हैं। A manual scavenger is the person who does the job of carrying this filth। जो व्यक्ति इस काम को करता है उसे मैनुअल स्कैवेंजर कहते हैं। हाथ से मैला उठाने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते हैं। दिस जॉब इज मेनली डन बाय दलित वुमेन एंड यंग गर्ल्स। ये काम ज्यादातर दलित महिलाएं और लड़कियां करती हैं। ये काम आमतौर दलित औरतों और लड़कियों के हिस्से में आता है। अकॉर्डिंग टू द आंध्र प्रदेश बेस्ड सफाई कर्मचारी आंदोलन an organization working with manual scavengers, there are 1 lakh persons from Dalit communities who continue to be employed in this job in this country and who work in 26 lakh private and community dry latrines managed by municipalities। आंध्र प्रदेश के सफाई कर्मचारी आंदोलन ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पूरे देश में दलित कम्युनिटी से 1 लाख व्यक्ति मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में काम करते हैं और ये लोग 26 लाख प्राइवेट और कम्युनिटी ड्राई लैट्रिन्स की सफाई करते हैं। आंध्र प्रदेश में सक्रिय सफाई कर्मचारी आंदोलन के अनुसार पूरे देश में दलित समुदाय के लगभग 1 लाख लोग ये काम कर रहे हैं। सिर पर मैला ढोने वालों के बीच काम करने वाले इस संगठन का कहना है कि ये लोग 26 लाख निजी और सामुदायिक सूखे शौचालयों की सफाई करते हैं। मैनुअल स्कैवेंजर्स आर एक्सपोज्ड टू सबह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड फेस सीरियस हेल्थ हैजार्ड्स। मैनुअल स्कैवेंजर्स को सब ह्यूमन कंडीशन यानी अमानवीय परिस्थितियों में काम करना पड़ता है जिसके वजह से उन्हें सीरियस हेल्थ हैजार्ड फेस करने पड़ते हैं। उनके हेल्थ खराब होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। सिर पर मैला ढोने वाले बेहद अमानवीय स्थितियों में काम करते हैं। इस काम के कारण उनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा बना रहता है। They are constantly exposed to infections that affect their eyes, skin, respiratory and gastrointestinal systems। ये लोग इतने बुरे कंडीशन में काम करते हैं जिसकी वजह से उनके आईज, स्किन, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। वे लगातार ऐसे संक्रमण के खतरे में रहते हैं जिससे उनकी आंखों, त्वचा, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र पर असर पड़ सकता है। दे गेट वेरी लो वेजेस for the work they perform। Those working in urban municipalities earn 200 per day and those working privately are paid much less। इस काम के लिए उन्हें बहुत कम वेज मिलता है। अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज में काम करने के लिए उन्हें 200 रुपए मिलते हैं और प्राइवेट हाउसेज में काम करने के लिए इससे भी कम वेज मिलता है।
इस काम के लिए उन्हें बहुत मामूली वेतन मिलता है। नगर पालिकाओं में काम करने वालों को रोजाना 200 रुपए मिलते हैं, जबकि निजी घरों में काम करने वालों को इससे भी कम पैसा मिलता है। As you have read earlier in this book, the practice of untouchability has been abolished by the Indian Constitution. हमने पढ़ा है कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को एबोलिश कर दिया गया है। जैसा कि आपने इस पुस्तक में पढ़ा है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता की प्रथा को खत्म किया जा चुका है। However, manual scavengers in different parts of the country, the Bhangis in Gujarat, Pakis in Andhra Pradesh, and the Sikkalyars in Tamil Nadu continue to be considered untouchable. फिर भी हाथ से मैला उठाने वालों को कई जगह अछूत माना जाता है। गुजरात के भंगी, आंध्र प्रदेश के पाखी और तमिलनाडु के सिक्कलवार इसी श्रेणी में आते हैं। They often live in separate settlements on the outskirts of the village and are denied access to the temple, public water facilities. ये लोग ज्यादातर गांव के बाहर सेपरेट सेटलमेंट्स में रहते हैं और इन्हें मंदिर में जाना मना होता है, पब्लिक वाटर फैसिलिटीज को यूज करना मना होता है। आमतौर पर उन्हें गांव के किनारे अलग टोलों में रहना पड़ता है। उन्हें मंदिर, सार्वजनिक जल सुविधाओं आदि के पास भटकने भी नहीं दिया जाता है। In 1993, the government passed the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines Prohibition Act. 1993 में सरकार ने Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines Prohibition Act 1993 पारित किया था। इसको भी आप स्टार मार्क कर सकते हैं। This law prohibits the employment of manual scavengers as well as the construction of dry latrines. इस लॉ में मैनुअल स्कैवेंजर्स के एम्प्लॉयमेंट पर पाबंदी लगाई गई और ड्राई लैट्रिन्स के कंस्ट्रक्शन पर भी पाबंदी लगाई गई है। ये कानून सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। In 2003, the Safai Karamchari Andolan and 13 other organizations and individuals, including 7 scavengers, filed a PIL in the Supreme Court. 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन ऑर्गेनाइजेशन और 13 दूसरे ऑर्गेनाइजेशन और व्यक्तियों ने मिलकर, जिसमें 7 स्कैवेंजर्स भी थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया। 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा 13 अन्य संगठनों व व्यक्तियों, जिनमें 7 मैला ढोने वाले थे, ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। The petitioners complained that manual scavenging still existed and it continued in government undertakings like the railways. पिटिशनर्स ने कंप्लेन किया कि भले ही कानून बन गया हो, बट रेलवे जैसे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग चल रहा है। याचिका दायर करने वालों का कहना था कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा न केवल आज भी चल रही है, बल्कि रेलवे जैसे सरकारी उपक्रमों में भी बड़े पैमाने पर प्रचलित है। द पिटिशनर्स सॉट एनफोर्समेंट ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट से फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने का आग्रह किया ताकि लोगों को उनका हक मिल सके। याचिकाकर्ताओं ने अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का आग्रह किया। The court observed that the number of manual scavengers in India had increased since the 1993 law. कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि 1993 में इस कानून के बनने के बाद मैनुअल स्कैवेंजर्स की संख्या में इजाफा हुआ है। इसके जवाब में न्यायालय ने निष्कर्ष दिया कि 1993 में पारित किए गए कानून के बाद
देश भर में सिर पर मैला ढोने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। It directed every department, ministry of the union government and state governments to verify the facts within 6 months. कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के हर एक डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री को ये ऑर्डर दिया कि वे 6 मंथ के अंदर इस फैक्ट को वेरीफाई करें कि मैनुअल स्कैवेंजर्स की संख्या में इजाफा हुआ है या नहीं। न्यायालय ने केंद्र व राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग, मंत्रालय को आदेश दिया कि वे 6 माह के भीतर इस बात की सच्चाई का पता लगाएं। If manual scavenging was found to exist, then the government department has to actively take up a time-bound program for their liberation and rehabilitation. अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा अभी भी प्रचलन में पाई जाती है, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को प्रॉपर स्टेप्स लेने होंगे जिससे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग के काम में लगे हुए लोगों को लिबरेट और रिहैबिलिटेट किया जा सके। अगर सिर पर मैला ढोने की प्रथा अभी भी प्रचलन में पाई जाती है, तो संबंधित सरकारी विभागों को ऐसे लोगों को मुक्ति और पुनर्वास के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 6 दिसंबर 2013। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 6 दिसंबर 2013 से लागू हुआ है। कंक्लूजन, निष्कर्ष, एज वी कैन सी द एग्जिस्टेंस ऑफ अ राइट और अ लॉ और इवन अ पॉलिसी ऑन पेपर डज नॉट मीन दैट इट एग्जिस्ट्स इन रियलिटी। किसी लॉ को पास करने से या फिर पॉलिसी बना लेने से जरूरी नहीं है कि लोगों को उनके अधिकार मिलने लग जाएं। किसी अधिकार या कानून या नीति को कागज पर लिख देने का यह मतलब नहीं होता कि वो अधिकार या कानून या नीति वास्तव में लागू हो चुका है। People have had to constantly work on or make efforts to translate these into principles that guide the actions of their fellow citizens or even their leaders. लोगों को कॉन्स्टेंटली काम करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा कि संविधान में दिए गए प्रिंसिपल्स के आधार पर जो एक्ट या फिर पॉलिसीज पास किए गए हैं वो ग्राउंड लेवल पे अच्छे से लागू हों और उसका बेनिफिट लोगों को मिले। इन प्रावधानों को अमली जामा पहनाने के लिए लोगों को लगातार कोशिशें करनी पड़ती हैं। द डिजायर फॉर इक्वलिटी, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट इज नॉट न्यू. It has existed in different forms throughout our history, as you have seen in this chapter. Equality, dignity, respect की चाह कोई नई बात नहीं है। बराबरी, इज्जत और सम्मान की चाह कोई नई बात नहीं है। ये बात हमारे पूरे इतिहास में विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। Similarly, even in a democratic society, similar processes of struggle, writing, negotiation and organizing need to continue. एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सबको बराबर का हक मिले, सबको अधिकार मिले, इसके लिए कॉन्स्टेंटली काम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, मीडिया को लिख के काम करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन को नेगोशिएशन करना पड़ेगा, सभी नागरिकों को साथ आना होगा, तभी सबको बराबरी का हक मिल पाएगा। इसी प्रकार लोकतांत्रिक समाज में भी संघर्ष, लेखन, सौदेबाजी और सांगठनिकता की प्रक्रियाएं जारी रहनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 6 समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।